चलिए आज हम लोग कवर करेंगे एसिड बेस एंड साल्ट में। पहले मैंने बता दिया था सारा, यानी पार्ट 1 में आप लोग को कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि जब अम्ल को जल में डाला जाता है तो क्या होता है। तो देखिए, अम्ल एक ऐसा चीज है कि अगर मान लेते हैं कि कोई मिश्रण में इसको जब डाला जाएगा, अम्ल का नेचर क्या था वो भी मैंने बताया था, और अम्ल होता क्या है वो भी डिफिनेशन बताया था कि अम्ल वह होता है जो जलीय विलयन में जब उसे डाला जाता है तो प्लस आयन यानी प्लस H आयन वो क्या करता है, देता है, वही क्या कहलाता है, अम्ल, है ना। और मैंने बताया था अम्ल के बारे में क्या, एक ट्रिक बताया था, ABR अमिताभ बच्चन की रोटी, है ना। दैट मींस एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड करेगा। क्या बताए थे, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड करेगा, है ना। ठीक उसी प्रकार आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये सारे चीज आपको मैंने बता दिया था, और उसी के साथ आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला जो, यानी समझिए तो ये पार्ट 2 वीडियो है जो आपका क्या है, तो जल को जब अम्ल में डाला जाता है तो क्या क्रियाविधि देखने को मिलता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, ये अम्ल इतना खतरनाक चीज है, इतना खतरनाक है कि कहना नहीं। क्यों भाई खतरनाक क्यों है, कि अगर ये स्किन पर गिर गया ना तो स्किन को भी क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। समझ में आ रहा है। अब अगर मान लेते हैं कि लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में हम लोग अम्ल को अगर जो टेस्ट ट्यूब होता है उस टेस्ट ट्यूब में अगर पानी की मात्रा रहेगा, अगर डाल दिए तो तुरंत टेस्ट ट्यूब को क्या कर देगा, तोड़ देगा, फाड़ देगा, ब्लास्ट कर जाएगा। इतनी ये क्या होता है, खतरनाक चीज है। अरे स्क्रीन जो होता है इसको गला देगा तुरंत, इतनी खतरनाक चीज होता है अम्ल। अब यहां पे देखिए मैं लिखा हूं इसमें कुछ, कि जब अगर मान लेते हैं यहां पे कि जल को अम्ल में डाला जाता है तो क्या क्रियाविधि होती है। तो देखिए यहां पे लिखे हैं कि क्या होंगे, तो मिश्रण असफलित होकर बाहर आ जाता है। समझ में आया? यस सर। अब देखिए एक बात, स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र क्या हो जाता है, टूट जाता है। अभी मैंने बताया। यस सर। ये उसमें अगर थोड़ी सी भी मात्रा होगा तुरंत उसे क्या कर देगा, तोड़ देगा। तोड़ देगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को जानना है कि मैंने पीछे भी बताया था, तो इसीलिए इसको शॉर्ट समरी में हम लिख दिए हैं कि अम्ल की अभिक्रियाएं। तो देखिए अम्ल की अभिक्रियाएं क्या क्या, तो अम्ल की अभिक्रियाएं जैसे कि देखिए अम्ल प्लस धातु, है ना। जब अगर धातु के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। कैसे बनेगा, जैसे कि अगर हम अम्ल का एग्जांपल लेते हैं HCl, ये क्या है मेरा, अम्ल है, जिसको बोलोगे हाइड्रोक्लोरिक। जैसे इसको हम, जैसे कि Na हो गया मेरा क्या, सोडियम, अगर इसके साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये क्या बनाएगा, NaCl अब प्लस H जो है इसको क्या करेगा, ये निष्कासित छोड़ देगा, H2 को बैलेंस कर देगा भाई इसको। ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 से यहां गुना और 2 से यहां भी गुना, तो 2 से यहां। क्लियर है। जब यानी कहने का मतलब है कि धातु अम्ल और, है ना, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, लवण और H2 गैस। क्लियर हो गया यहां तक? यस सर। ये चीज मैं पीछे भी पढ़ाया तुम लोग को। अब यहां पे देखिए एक और चीज है कि जब अगर धातु को बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा, है ना, तो क्या बनाएगा, लवण और CO2 और जल। क्या बनाएगा भाई, लवण बनाएगा और क्या, CO2 और क्या बनेगा, जल। ये सारे चीज आपको जितने भी रिएक्शन है पीछे हम क्या करवा दिए, लिखा दिए, है ना, जिसका
आपका यहाँ पे बाइकार्बोनेट के बारे में मैंने बताया था। अब यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ पे फिर है धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो क्या क्रियाविधि होंगे? तो यहाँ पे लवण और जल क्या होंगे? लवण और जल बनेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे धातु कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो फिर क्या बनाएगा? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये सारा रिएक्शन पीछे हम आप लोग को कंप्लीट करवाएंगे। क्लियर है ना? उसी प्रकार यहाँ पे अगला देखिए लिखा गया है यहाँ पे कि जब क्षार के साथ करेगा भाई तो क्या बनाएगा भाई? लवण और जल। कैसे भाई? इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम अम्ल का एग्जांपल जैसे कि अगर हम ले लेते हैं क्या? HCl। चलिए HCl ही हो सकता है और कुछ हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ पे हम ले सकते हैं भाई H2SO4, ये भी मेरा क्या है? अम्ल। और जैसे कि क्षार में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना? जैसे ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा भाई? तो देखिए लिखा हुआ है जल और क्या? लवण। तो यहाँ पे देख रहे कैसे ही Na जो है इस सल्फेट के साथ आ जाएगा, एरो का सिंबल देंगे, क्या बनेगा भाई? NaSO4 सोडियम सल्फेट प्लस HH मिल गया तो क्या? H2O। क्लियर है? तो यानी यहाँ पे क्या बना? NaSO4 H2O। तो यानी क्या हुआ मेरा कि जब इसको हम लिख सकते हैं कि जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है, और उसी अभिक्रिया को बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ में आ रहा है? जिसको बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है इंग्लिश में। क्लियर है? आगे अब देखिए अगला जो पार्ट है वो हम लोग को पढ़ना है किसके साथ? क्षार के साथ। किसके साथ? क्षार के साथ। तो अगर धातु क्षार के साथ करेगा भाई तो क्या बनाएगा? लवण और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा? बनाएगा। अब यहाँ पे भाई जैसा कि एग्जांपल देखा जाए, है ना, कि अगर मान लेते हैं कि धातु यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि कोई धातु यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे जैसी धातु को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे क्षार के साथ, किसके साथ? क्षार के साथ, तो क्या बनाएगा? लवण और H2 गैस बनाएगा। आगे यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर धात्विक ऑक्साइड यहाँ पे जब रिएक्ट करेगा किसके साथ? क्षार के साथ, तो क्या बनेगा? लवण और जल बनाएगा। अब अगर ये धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाया जाए, किसको? क्षार को, तो ये कोई अभिक्रिया ही नहीं करेगा, कोई अभिक्रिया करने वाला नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे है कि जब अम्ल के साथ कराएंगे क्षार को तो लवण और जल बनेगा। ठीक, इसका उल्टा भाई, यहाँ अम्ल और क्षार कर रहा था, यहाँ क्षार और लवण कर रहा है ना? तो क्या बनेगा? साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे धातु कार्बोनेट के साथ करवाएंगे किसको अभिक्रिया? क्षार को, तो कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। क्या है? अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पीएच स्केल। क्या पढ़ना है? पीएच। तो पीएच स्केल होता क्या है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको हम बोल सकते हैं। ये क्या होता है? तो किसी विलयन में उपस्थित प्लस H आयन, है ना, की सांद्रता को ये क्या करता है? यानी बताता है। उसको ज्ञात करने के लिए एक स्केल को विकसित किया गया, उस स्केल का नाम रखा गया क्या? पीएच स्केल। क्या रखा गया? पीएच स्केल। यहाँ पे हमने लिख दिया क्या है, तो देखिए लिखे हैं कि पीएच में पी है जिसको बोला गया है पुषांश। क्या बोला गया है? पुषांश, जो एक जर्मन, है ना, शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या? शक्ति, पावर, है ना, जो बताएगा कि हाइड्रोजन, है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, और इसी के सहायता से हम हेल्पफुल करके माप लेते हैं
सांद्र का, जिसका वहां पे पीएच वैल्यू, तो उससे पता चल जाता है कि जो सांद्र मेरा है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय या फिर उदासीन है। ठीक है। पीएच स्केल में 0 से 14 तक नंबर होते हैं, यानी 0 से लेकर 14 तक। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पीएच स्केल में है ना नंबर होते हैं, तो 0 से 14। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि 0 से 10, 0 से 5, 0 से 20, 0 से 14। तो क्या मानिएगा? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या है, तो इसकी मदद से हम देखें यहाँ पीएच वैल्यू, जिसमें क्या है जब 7 पर रहेगा बेटा तो उसको बोला जाएगा उदासीन, जिसको बोला जाता है न्यूट्रल। क्लियर है? अगर 7 से कम रहेगा तो उसको बोला जाएगा अम्लीय। अगर 7 से अधिक रहेगा तो उसे बोला जाएगा क्षारीय। समझ में आया? 7 से कम को अम्लीय और 7 से अधिक को क्षारीय। क्लियर हो गया? यस सर। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं पीएच स्केल में 0 से 14 तक की संख्याएं क्लियर है? यस सर। समझ में आया? यस सर। अब देखिए पीएच स्केल जो है इसका बहुत बड़ा रोल है किसमें, तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इसका रोल है। किसका? पीएच स्केल का। क्लियर है? क्यों भाई यूज है, इसकी बात क्या है भाई? तो देखिए जैसे कि पहला यहाँ पे लिखे हैं हम कि पौधे एवं जन यानी पशु है ना पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। क्यों भाई? तो देखिए जैसे कि अगर मान लेते हैं ये इसी भाग का है, इसी भाग का ये पार्ट लिखे हैं हम, हमारे शरीर है ना 0.7 से 7.0 से 7.8 पीएच पारस। देखिए पारस इस पे ध्यान देना है। पारस जिसको रेंज बोला जाता है के बीच कार्य करता है। भाई जब 7 रहेगा उदासीन, 7 से ज्यादा तो क्या? तो जब हम पढ़ाए थे डाइजेस्टिव सिस्टम तो मैंने बताया था कि अमाशय में पीएच वैल्यू, क्वेश्चन मैंने लिखवाया अभी आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लिखवाया ये भी आपको जल्द ही इसको उपलब्ध करवा देंगे, डाल देंगे, जो निश्चित है कि आपको बोर्ड में कौन क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन को अंत तक आपको बता दिए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी मैंने इस चैप्टर से 13 क्वेश्चन लिखवाया वीवीआई, उसमें आपको बता दिए जाएंगे कि ये क्वेश्चन आएंगे। 80% चांस है कि क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, इसकी फुल गारंटी हमारे और आपके बीच। अब यहाँ पे क्या है, तो जैसे कि देख लीजिए वो 7 है ना 0.7 से 7.8 पीएच पारस के बीच में वो क्या करता है? काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोग को मैं बायोलॉजी में पढ़ाया है ना, उस चीज को मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, बट वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। वीडियो अपलोड उसको भी जल्दी कर देंगे। आगे देखिए कि वर्षा जल की पीएच मान जब 5.6 से कम होता है, अभी मैंने बताया कि जब 5 से कम या 7 से ही कम तो उसे क्या बोला जाएगा? क्षारीय बोला जाएगा। तो जैसी अगर वर्षा जल यानी बारिश होगा वो 5.6 तक भी रहेगा तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा? अम्लीय कि क्षारीय? अम्लीय हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि 7 से कम है, तो 7 से कम तो क्या बोला जाएगा? अम्लीय बोला जाएगा। क्लियर है? 7 से अधिक होगा तो यानी ये कैसा हो जाएगा? अम्लीय वर्षा उसको बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अम्लीय वर्षा उसको बोला जाता है। समझ में आया यहाँ तक? जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए देखिए ये मेरा हैंड रिटन पैकेज है, इसी से मैं अभी बता दे रहा हूँ और इसकी उपलब्ध आपको जल्दी पीडीएफ बनाकर हम दे देंगे आपको। तो अभी जैसे कि बताए हम
पौधे एवं पशु, है ना, में जो पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसमें अभी मैंने बताया पौधे एवं पशु के बारे में। अब यहाँ पे है जैसे कि मान लेते हैं पीएच जो होता है वो मिट्टी में, अगर इसमें देखा जाए कि अगर अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच, जिसको पारस, है ना, की आवश्यकता होती है, यदि इसमें किसी स्थान की मिट्टी का पीएच मान कम या अधिक हो जाता है तो उसमें क्या करेंगे, किसान लोग देखे होंगे कि उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ को क्या करते हो, मिलाते हैं। समझ में आया? चाहे तो अम्लीय को मिलाएंगे या फिर क्षारीय, यानी जिसकी मात्रा कम रहेगी उसको वहां पर मिलाकर दिया जाएगा। क्यों? ताकि सुचारू रूप से फसल का उत्पादन हो सके, अधिक से अधिक, है ना। और अगला जो पॉइंट है, यस कमिंग, अगला जो पार्ट है जो हम लोग जानेंगे, इसमें क्या, हमारे पाचन तंत्र का पीएच। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि हमारा जो मैंने बताया था कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए थे तो हमारे जो अमाशय होते हैं उसमें यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो क्या करता है, तो जो भोजन में है ना, जो बैक्टीरिया वगैरह है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और भोजन को पचाने का काम करता है, जो बहुत ही हेल्पफुल है। समझ में आया? ये चीज होता है हमारे यानी पाचन तंत्र में भी ये क्या करता है, उपयोगी है, यानी सहायक पूर्ण। समझ में आया? तो जैसे कि मैंने इसमें लिखा, पैकेज में लिख दिया हूं कि हमारा उदर यानी स्टमच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पादन करता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। क्लियर है? अपचय की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पादन करता है, जिसके कारण उदर में दर्द यानी पेट में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है, या फिर जलन अनुभव होने लगता है, जलन जैसा महसूस होने लगता है, जिसके कारण स्टमच में दर्द एवं जलन अनुभव होने लगता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एसिडिक जैसे क्षारक का उपयोग किया जाता है, या नींबू पानी का लोग देहात में जिसको बोला जाता है, बनाता है, झट से अधर के मार लेता है। समझ में आ रहा है? देहात में उसको, है ना, जो क्या होता है, उदासीन करता है भोजन को, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसमें आपका एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने लिखा। अब यहाँ पे क्या है, अगला जो है पीएच परिवर्तन के कारण दांत का क्षय। इसमें क्या होता है, मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्षय का मतलब समझ रहे हैं क्या, गिरना या टूटना, एक तरह से हम बोल सकते हैं, या सड़ना गलना। समझ पाया? क्या होता है इसमें, तो दांत का इनेमल, जो दांत वेल होता है, जो उसमें कैल्शियम फास्फोरेट का बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। और क्षारीय के दांत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की धैर्य मात्रा को उदासीन किया जाता है। इसलिए हमेशा जो हम लोग जो टूथपेस्ट का यूज करते हैं ना, वो कैसा रहता है, क्षारीय। समझ में कैसा रहता है? और लास्ट पॉइंट जो मैंने लिखा, पशु एवं पौधे द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि कोई आपको चींटी कभी काटा है, बिच्छू डंक मारा है, नहीं, तो अगर यहाँ पे क्या होते हैं, जब काटेगा, डंक मारेगा, है ना, जैसे कि, तो इसमें क्या होते हैं, तो जैसे देखिए मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है पीछे, अगर बिछिया रहेगा, इसे टेंगरा उठेंगे रहता है, जैसे होगा टप मना क्या करेगा, तो चिल्लाइएगा, है ना, मैया मैया चिल्लाते करते हैं,
तो ये कंडीशन होता है। तो जब डंक मारता है तो एक एसिड को क्या करता है, छोड़ता है, जिसके कारण हमारे शरीर में वो क्या होता है, एसिड ब्लड में मिलने के कारण वो फ्लो होने लगता है, जिसके कारण वो क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है, यह जलन अनुभव होने लगता है। डंक मारे गए अंग में अगर बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाए तो बहुत बड़ा आराम हो जाएगा, है ना। किसको, बेकिंग सोडा। या फिर नेटल एक पौधा होता है कि डंक वाले बाल जो होता है मेथोनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिनके कारण जलन या दर्द का अनुभव होने लगता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ये नेटल पौधा भी होता है एकदम खुजलते एकदम परेशान हो जाएगा। अब इसका दवा वहीं पर उसी के बगल में ही पौधा रहता है, उसी को पत्ती को फिर क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। तो फिर क्या होगा, उससे आपको आराम मिलेगा। समझ गए। बहुत लोग देहात में देखिएगा गोबरों के धर के खूब लगा लेता है, समझ में आ रहा है ना। ये क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलेगा। अगले पार्ट में आपको बताया जाएगा जिसमें हम लोग जानेंगे नमक के बारे में, तो अगले पार्ट में आपको मिल जाएगा।